ऐसी वीडियो गाइस आपको पूरे YouTube पे कहीं देखने को नहीं मिलेगी। पिछले 2 से 3 दिन गाइस मेरे यही सोचने में चले गए कि मैं कैसे आप सभी को इस वीडियो का कंटेंट अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। आप सभी को ये लग रहा है कि आपने अपना मेजर काम खत्म कर लिया CUET फॉर्म भरने के बाद, बट लेट मी टेल यू कि अभी भी आपके 12 स्टेप्स फॉलो करने बाकी हैं। इस वीडियो में आपको वो मैं एक एक स्टेप के बारे में बताऊंगा जो आपको अपने CUET एग्जाम होने तक फॉलो करने हैं और CUET एग्जाम के बाद फॉलो करने हैं कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए। या तो इस वीडियो को अभी बंद कर दो या फिर एंड तक जरूर रहना सो दैट कॉलेज में आपका एडमिशन कैसे होगा ये सब कुछ आपको अभी समझ आ जाए। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो इस वीडियो को अपने स्कूल ग्रुप और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहला स्टेप है सही तरीके से अपना CUET का फॉर्म भरना। देखो गाइस, पिछले 3 साल की CUET फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड मेरे पास जितनी नॉलेज थी मैंने आपको सही तरीके से प्रोवाइड कर दी है। 2 बार मैंने आप सभी को बता दिया है कैसे सही तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है और अपनी जिम्मेदारी एज योर सुपर सीनियर मैंने पूरी कर दी है। नाउ सेकंड स्टेप आप सभी का आ जाता है करेक्शन विंडो से रिलेटेड। आप में से बहुत सारे ऐसे CUET एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने जल्दबाजी में बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन अपने CUET फॉर्म में दे दी है, जैसे कि मोबाइल नंबर गलत सिलेक्ट कर दिया, ईमेल आईडी गलत भर दी, या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करते समय आपने कोई सब्जेक्ट ऐड करना भूल गए या फिर कोई दूसरा ही सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट कर दिया। तो ये सारी गलतियों को ठीक करने के लिए एंटी करेक्शन विंडो भी आपके लिए ओपन करती है। तो इससे रिलेटेड डिटेल्स भी मैंने ये स्क्रीनशॉट में अटैच कर दी है। नाउ ये जो आपकी डिटेल्स होती है ना, इनको आप करेक्शन विंडो में चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये जो डिटेल्स यहां पे मेंशन है इनको आप करेक्शन विंडो में चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर सारी करेक्शन विंडो की डिटेल मेंशन है, पॉज करके पढ़ लीजिए। देन इसके बाद हमारा स्टेप 3 है सिटी इंटीमेशन स्लिप से रिलेटेड, जिसके बारे में बहुत सारे CUET एस्पिरेंट्स को कुछ भी नहीं पता है। देखो गाइस, ये जो सिटी इंटीमेशन स्लिप होती है ना, इसमें आपको बता दिया जाता है कि आपने CUET फॉर्म में जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं इनका एग्जामिनेशन कौन सी तारीख को होगा और एग्जामिनेशन की टाइमिंग्स क्या होंगी। और इसके अंदर ये भी बता दिया जाता है कि आपको कौन सा सिटी अलॉट किया गया है जिसमें आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। आपने 4 सिटीज सिलेक्ट करी होंगी, अब इन 4 सिटीज में से कौन सी सिटी में आपका एग्जाम होएगा ये यहां पे मेंशन कर दिया जाता है। बट इसके अंदर एक बहुत बड़ा इशू ये होता है कि यहां पे आपको प्रॉपर एग्जाम सेंटर की डिटेल नहीं दी जाती है। जैसे कि ये बता दिया गया है कि आपका एग्जामिनेशन दिल्ली में कंडक्ट होएगा। अब भैया दिल्ली तो इतना बड़ा है, सेंटर दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दिल्ली, प्रॉपर कहां पे एग्जामिनेशन होएगा ये नहीं बताया जाता है। बस सिटी इंटीमेशन का यही सबसे बड़ा इशू है। ये जो डिटेल होती है कि प्रॉपर एग्जाम सेंटर आपका क्या है एडमिट कार्ड में मेंशन करी जाती है। नाउ स्टेप 4 आ जाता है हमारा एडमिट कार्ड रिलीज से रिलेटेड। नाउ इससे रिलेटेड कुछ क्रूशियल चीजें मैं अभी आपको बता देता हूं। ये जो एडमिट कार्ड आपका रिलीज होएगा ना, इसमें ही आपका रोल नंबर भी मेंशन होएगा। और बहुत सारे ऐसे CUET एस्पिरेंट हैं जो इसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। एक चीज आप याद रखिएगा कि इस बार आपका एग्जामिनेशन CBT मोड में होएगा, तो जो भी CBT का सेंटर आपको अलॉट होएगा, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होएगा आप उस सेंटर पे जाएंगे और सेंटर में पहुंचने के बाद आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जब आप अपने उस लैपटॉप में इस तरह जाके बैठेंगे, सामने लैपटॉप दिखेंगे, तो उसमें ना रोल नंबर ऐसे मूव कर रहा होता है। तो जो रोल नंबर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा अपने एडमिट कार्ड से क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। ये मत करिएगा कि अच्छा मुझे NTA के ऑफिशियल ने ये कंप्यूटर दिया है तो ये मेरा कंप्यूटर है, रोल नंबर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट के साथ एक बार हुआ था कि उन्हें ऐसा कंप्यूटर अलॉट हो गया जहां उनका रोल नंबर मेंशन नहीं हो रहा है, तो सडनली कुछ समय बाद उनको दूसरा जो सही उनका रोल नंबर वाला कंप्यूटर था वो उन्हें मिल रहा है। तो क्योंकि मैंने CBT एग्जाम दिया था इसलिए मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रहा हूं। नाउ सेकेंडली आपके प्रॉपर एग्जाम सेंटर की डिटेल इसके अंदर मेंशन होती है। एग्जाम टाइमिंग क्या होगा, एग्जाम का स्लॉट क्या होगा, ये भी यहीं पर मेंशन किया जाता है। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं स्लॉट 1 आपको मिला है। देन इसके बाद ये एक बहुत बड़ा हेडेक का टाइम होता है। जैसे CUET फॉर्म फिलिंग में आपने देखा अपडेट्स आ रही हैं, बहुत कुछ आ रहा है, सेम एडमिट कार्ड के टाइम पर भी चल रहा होता है और आपका एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक ऑफ मे में रिलीज हो रहा होगा। नाउ अभी तक तो गाइस आधे लोगों ने वीडियो बंद भी कर दी होगी, लेकिन जितने मेरे रिमेनिंग व्यूअर्स हैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, मैं आप सभी के लिए ना गाइस वेटेज शीट्स रेडी कर रहा हूं, वो भी हर एक के डोमेन के लिए, लैंग्वेज के लिए एंड GT के लिए। ये मेरा अपना प्रोडक्ट होता है जिसका नाम है प्रायोरिटी वेटेज शीट, जिसमें आपको यह पता चल जाता है कि कितने ऐसे चैप्टर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं और कितने ऐसे चैप्टर्स हैं जो लीस्ट इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में आते
हैं, सो दैट अकॉर्डिंगली आप उन चैप्टर्स पर अपना टाइम लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शीट्स होती हैं। पिछले साल कई सारे टॉपर्स ने मेरी ये शीट्स का इस्तेमाल किया था। नाउ एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो पीडब्ल्यूएस आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, ये लेटेस्ट सिलेबस के बेसिस पर ही होगी, टेंशन मत लीजिए। एंड ये शीट का एक्सेस जैसे पिछले साल ओनली सब्सक्राइबर्स को ही मिला था, इस साल भी हमारे सब्सक्राइबर्स को ही मिलेगा। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा। नाउ अब मैं आप सभी को अगले स्टेप के बारे में बता देता हूं, दैट इज योर सीयूईटी यूजी एग्जाम। ये जो स्टेप 5 में आपको सीधा अपना एग्जामिनेशन देने जाना है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको कोई भी बीमारी हो जाती है, आई होप ऐसा ना हो, कुछ भी हो जाता है, तो बोर्ड की तरह इसके अंदर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस नहीं होते हैं। तो अभी से ही जरा अपनी सेहत का ख्याल रख लीजिएगा। मेरे समय में तो कोविड ये सारी चीजें चल रही थी, तो बड़ा ही अपने आप को मास्क लगा के बचा के रखना पड़ा था। आप लोग भी, क्योंकि कुछ नहीं है तो ये नहीं कि आइसक्रीम खाए जा रहे हैं, कुछ भी खाए जा रहे हैं, थोड़ा सा अपनी डाइट और सेहत का ध्यान रखिएगा। नाउ स्टेप 6 आ जाता है हमारी आंसर की रिलीज से रिलेटेड। जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मिड ऑफ जून में आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी। नाउ लेट मी टेल यू कि ये जो आंसर की रिलीज होगी ना, इसमें भी बहुत सारे एरर्स होते हैं। सोचिए एनटीए जैसी प्रेस्टिजियस एजेंसी भी इतनी गलतियां कर देती है। नाउ कम से कम आपको मैं बता देता हूं, एनटीए 3 आंसर की आपकी रिलीज करेगी। नाउ यहां पर इस तरीके से आपका सीबीटी में एग्जाम कंडक्ट होता है। बच्चे अगल बगल में बैठे रहते हैं और आपको लग रहा होगा कि भैया ये चीटिंग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यहां पे इन्विजिलेटर्स बहुत सारे खड़े होते हैं और ऊपर कैमरा से भी आपके ऊपर निगरानी रखी जाती है। मुझे याद है मेरा जब एग्जाम हो रहा था ना, ऊपर से एक बार अनाउंसमेंट हुआ था कि बेंच नंबर दिस, व्हाई आर यू टॉकिंग टू योर अनदर पर्सन। ऐसे नहीं करना, कई बार होता है बच्चों को पकड़ लिया जाता है। देन इसके बाद लेट मी टेल यू कि आप में से जितने बच्चों का सेंटर नोएडा में आपको मिलेगा, आपका ये एग्जाम सेंटर होएगा। सो इसको देख लीजिए, कई सारे स्टूडेंट का एग्जाम सेंटर यही पढ़ने जा रहा है, क्योंकि मेरा भी यही एग्जामिनेशन सेंटर था। नाउ स्टेप नंबर 7 है गाइस हमारे सीयूईटी यूजी रिजल्ट का डिक्लेरेशन। आप में से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि भैया हमारा रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, एग्जाम तो मई में हो जाएगा, जून में आंसर की आ जाएगी, तो क्या जून में रिजल्ट आ जाएगा? नहीं नहीं बाबा, आप लोगों का रिजल्ट आएगा जुलाई में। एनटीए का आप लोगों ने कार्यस्थानी तो फॉर्म में ही देख ली, आंसर की में भी आप देखेंगे आपको कितना परेशान किया जाएगा। और रिजल्ट डिक्लेयर होने में तो बहुत ज्यादा डिलेज होते हैं। आप मान के चलिएगा कि आंसर की तो मिड वीक ऑफ जून में आ जाएगी, लेकिन 1 महीने बाद जाके रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा होता है। देन इसके बाद हमारे स्टेप 8 अब आ जाता है, कॉलेज में कैसे एडमिशन होएगा उनसे रिलेटेड। तो स्टेप 8 है काउंसलिंग अब आपकी स्टार्ट हो जाती है। इसमें हर एक यूनिवर्सिटी अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज करती है, जैसे सीयूटी का फॉर्म रिलीज होता है। नाउ एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि यस, आप सभी को हर एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना पड़ेगा। नाउ कई बच्चे पूछते हैं कि भैया कॉमन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म का क्या? आपने देखा ही है कितनी ढीली ढाली हमारी एजेंसीज हैं। तो अभी जहां तक मुझे देखने को मिल रहा है कि बहुत ही कम ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें कॉमन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म आ पाएगा। अदरवाइज जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि डीयू, बीएचयू, जेएनयू, जेएमआई, एयू, वहां पर कॉमन काउंसलिंग पोर्टल का आना मुश्किल है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है। देन इसके बाद जब आप अपना सही तरीके से फॉर्म भर देंगे, टेंशन मत लेना, ये भी मैं आपको बता दूंगा। स्टेप 9 आपका आ जाता है प्रेफरेंस फिलिंग से रिलेटेड। अगेन इसकी भी कोई चिंता नहीं करनी, आपने अपने सुपर सीनियर को अगर फॉलो कर रखा है तो मैं आपको प्रेफरेंस फिलिंग से रिलेटेड भी एक एक चीज बता दूंगा। आपको हर एक यूनिवर्सिटी का ज्ञान दे दूंगा, हर एक कॉलेज एंड कोर्सेज का भी ज्ञान दे दूंगा, और अपने टेलीग्राम चैनल पर सभी कोर्सेज एंड कॉलेजेस की लिस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। टेंशन इस बात की आप सभी को नहीं लेनी है, बस चैनल फॉलो करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये जो 2 स्टेप्स है ना, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप है। इनमें अगर आपने कोई गलती कर दी तो अगले स्टेप पे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आ जाता है गाइस हमारा स्टेप नंबर 10 एंड दिस इज रिलेटेड टू सीट एलोकेशन। लेट मी टेल यू कि आप सभी जो प्रेफरेंस यहां पर फिल करेंगे, सिर्फ स्ट्रिक्टली उसके बेसिस पर आपको यहां पर सीट अलॉट करी जाती है। अगर आपने गलती से भी ना गाइस कोई ऑफ कैंपस या फिर कोई लो रेटेड कॉलेज को टॉप पर रख दिया तो आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो जो प्रेफरेंस फिलिंग हम करते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक करना होता है। कोई टेंशन मत लेना, मैं अच्छे से आपको बता दूंगा ना। ये जो सीट एलोकेशन का खेल होता है, ये भी कोई छोटा मोटा या फिर 10 दिन का काम नहीं होता है। मल्टीपल राउंड्स कंडक्ट होते हैं, समवेयर अराउंड 5 से 6 राउंड ऑफ एडमिशन कंडक्ट कराए जाते हैं, और हर एक राउंड के बाद आपकी वेकेंट सीट रिलीज करी जाती है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि एक राउंड ऑफ एडमिशन खत्म होने के बाद अब यूनिवर्सिटी में कितनी सीट खाली बची है। तो उसको देख के आपको यह पता चल जाता है कि मेरा एडमिशन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। नाउ जब सीट एलोकेशन का एक राउंड ओवर होता है तो कुछ इस तरीके से आपको अपने पोर्टल में देखने को मिलता है कि आपको कौन से कॉलेज में और उस कॉलेज के कौन से कोर्स में एडमिशन मिला है।
सो ये होता है सीट एलोकेशन प्रोसेस। ना इसके बाद आ जाता है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भैया हमारा ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये तो भैया यूनिवर्सिटी करती होगी ना। द आंसर इज नो। आपको यहां पर ये जो कॉलेज अलॉट हुआ है ये कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी इश्यू आ जाता है ना तो यहां पर एक क्वेरीज का पोर्टल अलग से क्रिएट हो जाता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि जब आपको सीट अलॉट हो जाए हर एक दिन में 2 बार अपने पोर्टल पर लॉगिन करके ये क्वेरीज के सेक्शन को चेक करते रहिएगा। कई बार होता है कि ये कॉलेजेस आपको ये क्वेरीज पोर्टल पे लिखते हैं कि भैया मुझे आपके इस डॉक्यूमेंट में एरर दिख रहा है, अगले 10 दिन के अंदर सही वाला डॉक्यूमेंट मुझे प्रोवाइड कर दीजिए ना। अगर आप लोगों ने ये क्वेरीज के पोर्टल में ये चीज को नहीं देखा तो कुछ समय बाद आपको ये एप्लीकेशन स्टेटस जो दिख रहा है ना इसके नीचे इस तरह से रिजेक्टेड देखने को मिल जाता है। सो टेंशन मत लीजिएगा, ये सारी अपडेट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। बट ये चीज याद रखिएगा, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है यूनिवर्सिटी नहीं बट इस तरीके के कॉलेजेस करा करते हैं। देन आखिरी में अब आ जाता है हमारा फी पेमेंट स्टेप। नाउ यहां पर भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये मत सोचिएगा कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो गया, आपको कॉलेज में सीट अलॉट हो गई तो आपका एडमिशन कंफर्म्ड है। आपको अपनी यूनिवर्सिटी की फी भी पे करनी पड़ेगी। नाउ कई बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या भैया हमारी ये जो फी होती है एक सेमेस्टर की होती है या फिर पूरे के पूरे 1 साल की होती है? तो ये जो आपको पे करनी होती है ये पूरे 1 साल की फी पे करनी होती है। तो इसको भी आपको टाइमली करना होता है। इसका भी एक टाइम होता है कि अगले 10 दिन में आपको फी पे कर देनी है। अगर आपने नहीं करी तो तब भी गाइस आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। तो फी पेमेंट आपको टाइमली करनी है। जब आपने फी पे कर दी है इसके बाद जाके आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है कि हाँ भैया अब आपका फाइनली एडमिशन ओवर हो चुका है। और एक चीज बोलूंगा, एडमिशन अगर ओवर हो जाए ना तो अपने भाई को भूल मत जाना, याद रखिएगा। तो जब आप सभी का एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको मिल जाएगा उसके बाद हर एक कॉलेज आपको बताएगा कि भैया इस तारीख को अब आपको अपना कॉलेज ज्वाइन करना है। आपका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज को बोला जाता है ओरिएंटेशन डे। तो आपको जब अपने कॉलेज में एंट्री पानी है तो ऑब्वियसली आपके पास आईडी कार्ड तो होगा नहीं, तो गार्ड आपको कैसे एंट्री देगा? इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप के बेसिस पर आपको ओरिएंटेशन डे में एंट्री मिलती है। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको मिलेगा इसको भी प्रिंट करा के रख लीजिएगा ना। आराम से आपका एडमिशन होगा। उसके बाद भी आपका काम खत्म नहीं हुआ, आखिरी स्टेप आपका बचता है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ना ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है ये ओरिएंटेशन डे होने के बाद 1 से 2 हफ्ते के बाद कंडक्ट कराया जाता है। तो आपके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो हर एक कॉलेज आपको बोलता है कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स फिजिकली हमें आप प्रोवाइड करिए। 1 से 2 हफ्ते हम आपके डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख के अच्छे से वेरीफाई करने के बाद फिर अगले 1 हफ्ते बाद आपको बुला लेंगे कि भैया हमारा हमने वेरिफिकेशन कर दिया है, सब चंगा सी, आपका एडमिशन कंफर्म्ड है। अगले 3 से 4 साल हमारे कॉलेज में आप पढ़ाई करिए और अपना डॉक्यूमेंट ले जाइए। तो ये जब प्रोसेस आपका खत्म हो जाता है तब जाके आप मानिएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है और अब अगले 3 से 4 साल आप अपनी कॉलेज लाइफ में या तो एंजॉय या फिर मेहनत करेंगे। सो ये थे गाइस आप सभी के सभी 12 स्टेप्स। आई होप मैंने आपको सभी सही तरीके से समझा दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो एज टू गेट दीज वेटेज शीट्स। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।